जय हिंद साथियों। साथियों, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कुछ सरकारी पॉलिसियां हैं जिसे बदलना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा मित्र भाइयों का है, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का है, हमारे ग्राम रोजगार सेवक, शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारी और तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी आय बमुश्किल 10-12 हज़ार 15 हज़ार के बीच में सिमट के रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे कर्मचारी सरकारी हैं जिनकी तनख्वाह 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख 2 लाख रुपए तक है। साथियों, ये इतना बड़ा गैप, और उसके बाद तनख्वाह जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो परसेंटेज में बढ़ता है, जिसका फायदा ज़्यादा कमाने वालों को, ज़्यादा तनख्वाह वालों को ज़्यादा मिलता है। जैसे किसी की तनख्वाह 80 हज़ार है और 5% महंगाई बढ़ा तो उसकी तनख्वाह 80 हज़ार से बढ़ के 84 हज़ार हो गई। लेकिन किसी की तनख्वाह 15 हज़ार है और उसका 4 हज़ार बढ़ा तो 600 रुपये बढ़ा। जबकि हकीकत यह है कि इस दौरान जो खुद दैनिक जरूरत की चीजें हैं वो महंगाई कंपैरिजन दोनों के लिए एक ही है। साथियों, अंतिम क्रांति अभियान एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर रहा है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम आय के बीच में एक संबंध स्थापित हो। सबसे कम कमाई अगर सबसे कम तनख्वाह अगर 10 हज़ार है तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसी भी कीमत पे 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 हज़ार वाले को अपनी तनख्वाह 60 हज़ार करनी है तो कम से कम जो सबसे कम तनख्वाह है उसकी तनख्वाह 12 हज़ार हो। साथियों, ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि सबके लिए विकास के रास्ते बराबर खुले। सभी जितना समय दे रहे हैं उस समय के हिसाब से सभी को वेतन मिल रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी अगर एक प्यून दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे की ड्यूटी भी डीएम साहब ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अगर अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह के तौर पे प्यून का वेतन निर्धारित है तो इंजीनियरिंग वेज के हिसाब से डीएम साहब का वेज निर्धारित होना चाहिए। और हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे नेता, इनकी तनख्वाह क्या मिनिमम वेज से नहीं होनी चाहिए? ये अपने आप को उस व्यक्ति का सेवक बताते हैं जो हाशिए पर खड़ा है, तो क्या इनकी तनख्वाह उस हाशिए पर खड़े व्यक्ति से ज्यादा होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल, अंतिम क्रांति अभियान एक ऐसी व्यवस्था लाने की बात कर रहा है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम आय के बीच में एक संबंध स्थापित हो। 8-8 साल 10-10 साल से पता चलता है कि शिक्षा मित्रों का जीवन नरक में बन चुका है। वो भी वही पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को जो वहां पर मौजूद सरकारी टीचर पढ़ाते हैं। काम बराबर लिया जा रहा है, दोनों को बीएलओ बना दिया जाता है। फिर उसके बाद दोनों की तनख्वाह में इतना अंतर क्यों है? ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक बात है और इसका इलाज होना चाहिए, परमानेंट इलाज होना चाहिए। अंतिम क्रांति अभियान इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, काम करने के लिए एकजुट है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये असमानता मिटे, आर्थिक रूप से सभी एक दूसरे पर निर्भर हों और सबका जीवन सुखमय हो, तो साथ आइए। अंतिम क्रांति अभियान की एक सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार पॉलिसी है कि हम बहुत सी सरकारी कंपनियां खोलना चाहते हैं और उस सरकारी कंपनी खोलने के बाद चलाने के लिए हम पब्लिक को देना चाहते हैं। तरीका उसका सिंपल सा है, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से 70% वेतन में जाएगा, 10% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाएगा। कंटिन्यू आप कमाइए, लेके जाइए। वहां भी मैक्सिमम और मिनिमम वेज के बीच में एक संबंध निर्धारित होगा। पर आखिर कल को मशीनें आएंगी तो लोगों को काम कम करने को मिलेगा। आज प्राइवेट सेक्टर में मशीनें आती हैं तो लोग निकाल दिए जाते हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन सरकारी क्षेत्र की जब कंपनियां बढ़ेंगी तो उसमें मशीनें आने के बाद निकालना नहीं जाएगा,
वर्किंग आवर कम किए जाएंगे। आज 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 6 घंटे या 4 घंटे की ड्यूटी का भी प्राविधान आ सकता है अगर मशीनें ज़्यादा हमने लगाई तो। साथियों, सब कुछ सरकारी करना बहुत जरूरी हो चुका है। प्राइवेट का क्या हाल है आप देख रहे हैं। आज आपके घर में भी बिजली के मीटर लगे होंगे। क्या प्राइवेट होने के बाद बिजली व्यवस्था सुधर गई क्या? प्राइवेट होने के बाद रेलवे स्टेशन की व्यवस्था सुधर गई क्या? जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता था, और प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक धर्म है, मुनाफा। वो फाइनली घूम फिर के हमारे ही आपके जेब पर आने वाला है। साथियों, आपके घर में कहीं गंदगी हो तो क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं, किराए के मकान में रहने लगते हैं, या वो गंदगी साफ करते हैं? अगर सरकारी क्षेत्र में करप्शन है, अगर है, तो उसे दूर करने के लिए कानून बनाने चाहिए या उस चीज को छोड़ के भाग जाना चाहिए? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कौन कानून बनाएगा। साथियों, ये समस्या हमारी है तो बनाना भी हमें आपको ही पड़ेगा। मैंने ग्राम स्वरोजगार के साथ साथ ग्राम संसद निर्माण की एक व्यवस्था का वीडियो बनाए रखा है। आप ही अपना नेता चुनिए और नेता चुनने के बाद उससे जवाबदेही तय कीजिए। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी नेता की, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जिस तरीके से आज 20-25%, 30% वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधान या सांसद बन जाता है, ये प्रक्रिया ही गलत है। गांवों में ग्राम संसद, नगर क्षेत्र में नगर संसद, विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा संसद, लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा संसद भी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी एक दूसरे से अटैच होकर केंद्र तक होनी चाहिए। अंतिम क्रांति यही करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई पटे, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था आए जो सत्ता पर जनता का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। इसमें बहुत से वीडियोज ऐसे पड़े हुए हैं, एक बार आप देखिए। साथियों, समस्याएं बहुत हैं, सबके पास है, लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की नीत यकीन नहीं करता। राजनीतिक पार्टी बनाने का भी कोई लक्ष्य नहीं। व्यवस्था बदलनी चाहिए, और ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब गांव से बदलेगी। अगर आप और हम ये सोचें कि ऊपर से व्यवस्था बदल जाएगी, तो ये हमारी आपकी मूर्खता है। क्योंकि जो सत्ता पा जाएगा वो सत्ता कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए व्यवस्था बदलनी जरूरी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप लोगों से कहनी है, और वो ये कि हम आज देख रहे हैं 44,203 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी को सब्सिडी के तौर पर दे दिया गया। करीब 10-12 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिए गए। साथियों, ये हमारे टैक्स का पैसा है। इतने पैसे में क्या हिंदुस्तान में इतनी सरकारी कंपनियां नहीं खुल सकती थी कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके? खुल सकती थी, नहीं खुली क्योंकि मंशा नहीं थी। अच्छा, जिन कंपनियों को हमने ये टैक्स में छूट दी है, क्या वो कंपनियां हमें सस्ता सामान बेच रही हैं? नहीं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, वो कमा रहे हैं, और वो कमाने के बाद हमारे ही देश में नहीं रख रहे हैं। उनके पैसे कई अलग अलग देशों में हैं, और उन्होंने कई अलग अलग देशों की नागरिकता भी ले रखी है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम साथ आएं और सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और देश को मजबूत बनाएं। धन्यवाद साथियों।